हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो याद होगा आपको, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हमको बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीनों एक्टिविटीज का फ्लो फाइंड करना पड़ता है। ऑपरेटिंग में कितना आया गया, इन्वेस्टिंग में कितना आया गया और फाइनेंसिंग में कितना आया गया। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और चीज़ों को एकदम आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के भी तीन पार्ट्स होते हैं, तीन स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम आसान तरीके से। हम सबसे पहले स्टेप 1 बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर स्टेप 1। देखिए, इसमें हमको क्या करना है ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। हमारा स्टेप 1 है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये ही हमारा स्टेप 1 है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। जब मैं बोलता हूँ पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपका नेट प्रॉफिट आया 15,000 रुपये। ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आने के बाद हमने क्या किया, हमने टैक्स दे दिया। हमने टैक्स दिया कितना, 3,000 रुपये। 15,000 हमारा प्रॉफिट था, 3,000 हमने टैक्स दे दिया, कितना बचा, 12,000। और इसके बाद हमने क्या किया, हमारा डिविडेंड इस बार का बना। हमने सोचा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं, तो डिविडेंड हमने दे दिया कितना, 2,000। और इसके, बस चलो इतना ही ले लेते हैं अभी अपन। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, ये सब देने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट 15,000 है, मगर हमने 3,000 टैक्स दे दिया, 2,000 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो ये सब देने के बाद हमारा प्रॉफिट हो गया कितना, 10,000। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स है ना। टैक्स और डिविडेंड देने के बाद का है। हमको क्या चाहिए, हमको बिफोर चाहिए। तो बिफोर कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, डिविडेंड को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको। यहाँ पे मान लीजिए एक चीज और अपन दे देते हैं, रिजर्व भी दे देते हैं। रिजर्व हमने बना लिया कितना, 2,000 का रिजर्व बना लिया। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 8,000। ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लीजिए ये नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, आफ्टर। मतलब हमारे पास प्रॉफिट तो 15,000 हुआ, हमने 3,000 सरकार को टैक्स दिया, 2,000 का हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, 3,000 रुपये नहीं, 2,000 का हमने क्या बना दिया, रिजर्व बना दिया। तो उसके बाद फाइनली हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 8,000। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये क्या है, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब मैं बोल रहा हूँ आफ्टर टैक्स, मतलब आफ्टर रिजर्व, आफ्टर डिविडेंड, आफ्टर टैक्स। मगर हमको क्या चाहिए, हमको बिफोर चाहिए। तो बिफोर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी चीजों को घटाया गया है इनको वापस जोड़ दिया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि इन सारी चीजों को घटाने के बाद ही हमारा प्रॉफिट आया है। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे पहले, घटाने के बाद का नहीं चाहिए। बाद का आपको दिया हुआ है, हमको उससे घटाने से पहले का चाहिए। तो जो जो घटाया गया उनको जोड़ देते हैं। तो मैं जब बोल रहा हूँ जो जो घटाया गया है, इसका मतलब है यहाँ पे हम केवल चार चीजें लेने वाले हैं। एक हमने जो रिजर्व बनाया, दूसरा जो हमारा डिविडेंड है, तीसरा हमारा जो टैक्स है, और चौथा है यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेयरली कभी क्वेश्चन में आने की संभावना है, मुश्किल है कि आएगा। ये तीनों चीजें बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आ सकती है, रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स। बात समझ में आई? तो हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमने ये जो सारी चीजों को घटाया है, इन सारी चीजों को वापस जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो दिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर? एक एक पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे 2017 के फिगर्स हैं और 2016 के फिगर्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस इधर है 15,000 और इधर है 5,000। इसका मतलब समझते हैं पहले तो। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल बैलेंस पिछले साल का था 5,000 रुपए। पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल बैलेंस था 5,000 रुपए, और वो बैलेंस इस साल बढ़ के 15,000 हो गया है। मतलब हमने कितना कमाया ये कैसे पता चलेगा? आपके पास ऑलरेडी जेब में 5 रुपए हैं, अभी 15 रुपए, अभी सुबह मान लो 5 रुपए और शाम को 15 रुपए, मतलब और कितने पैसे आए? 10 रुपए आए। तो वैसे ही आपके पास बैलेंस ऑलरेडी प्रॉफिट का 5,000 है, ये बढ़ के कितना हो गया? 15,000 हो गया। मतलब आपने कितना प्रॉफिट कमाया? आपने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपए का इस साल, ठीक है? तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? हमने इस साल कितना कमाया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस करंट माइनस प्रीवियस। इज इट क्लियर? क्योंकि हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ऐसे ही पता चलेगा, करंट माइनस प्रीवियस। उसके बाद देखिए रिजर्व लिखा है। रिजर्व हमको मालूम है कि रिजर्व जो हमने बनाया है वो भी हमको ऐड करने हैं। तो इसमें भी करंट माइनस प्रीवियस लिखा है, मगर करंट माइनस प्रीवियस क्यों लिखा है तो उस पर भी चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रिजर्व, रिजर्व का भी बैलेंस होता है। रिजर्व का बैलेंस है आपका 6,000 रुपए, अब रिजर्व का बैलेंस हो गया है 9,000 रुपए। तो पहले आपके रिजर्व में 6,000 था, 9,000, मतलब 3,000 रिजर्व में और आया। तो ये भी कैसे पता चलेगा कि 3,000 आया? करंट माइनस प्रीवियस। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, करंट माइनस प्रीवियस लिखा है, ठीक है? बात समझ में आई? तो रिजर्व भी आप जो रिजर्व बनाते हो मालूम है किस में से बनाते हो? आप प्रॉफिट में से बनाते हो। आपका प्रॉफिट, जैसे मान लो कि हमारा प्रॉफिट, एक एग्जांपल ले लो, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है? आपने इस प्रॉफिट का 5,000 रुपए निकाल के अलग से रख दिया, तो ये आपने क्या बनाया? रिजर्व बनाया। रिजर्व बनाने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचा? 15,000 रुपए बचा। आई बात समझ में? तो ये रिजर्व से आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं? अब हम वापस, अगर हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व, तो हम क्या करेंगे, ये 5,000 वापस जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व कितना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या जोड़ा हमने? रिजर्व। रिजर्व कैसे फाइंड करेंगे? करंट माइनस प्रीवियस। इज इट क्लियर? अब आइए डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है? तो डिविडेंड, यहां पे भी डिविडेंड में ये लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड। ये क्या है? प्रपोज डिविडेंड। मान लीजिए प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 4,000। अब फिर से बात यही आती है कि क्या हम करंट माइनस प्रीवियस करेंगे? तो बिल्कुल भी हम करंट माइनस प्रीवियस नहीं करने वाले हैं, और ये रटने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 4,000 रुपए का हमारा पिछले साल का डिविडेंड है, ये हमने प्रपोज किया था। हमने बोला था कि हम आपको देंगे,
तो ये 4,000 पिछले साल हमने जैसे ही प्रपोज किया, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और वो ये 4,000 हमने इस साल दे दिया होगा, ऐसा हम मानते हैं कि 4,000 पिछले साल हमने शेयर होल्डर्स को बोला कि हम आपको देंगे, तो ये 4,000 हमने क्या किया होगा, इस साल दे दिया। और फिर इस साल हमने फिर से बनाया, कितना बनाया हमने डिविडेंड, 5,000 का डिविडेंड हमने प्रपोज किया। तो ये आपका प्रॉफिट कितने अमाउंट से कम होगा, 5,000 से इस साल कम हुआ है। बात समझ में आई आपको? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस 5,000 को हम जोड़ देंगे, मतलब ये लेंगे हम करंट ईयर में। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टैक्स पे। तो टैक्स भी हमारा इस साल का जितना भी टैक्स बनता है, हम केवल और केवल उसी को जोड़ेंगे यहाँ पे। देखो क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल है कि ऐसा होगा, ये 2017 है और ये 2016 है, ये 5,000 का इधर लिखा है और इधर लिखा है 6,000। तो आप फिर से गलती नहीं करेंगे, 6,000 माइनस 5,000 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पिछले साल का टैक्स था, वो इस साल हमने चुका दिया होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ये पिछले साल का हमारा जो टैक्स बना दैट वाज 5,000, और वो हम मानेंगे कि इस साल पे कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इस साल पे किया, इससे हमारे प्रॉफिट पे कोई असर तो नहीं पड़ा ना। हमारा प्रॉफिट इस 6,000 रुपए से घटा होगा, क्योंकि इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये हमारा बोल सकता हूं मैं कि इस साल का अनुमानित टैक्स है, जिस जिस अमाउंट से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हम वापस इसको जोड़ देंगे। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? तो क्या करना है, एक बार मैं सारी चीजों को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हमारा स्टेप 1 रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेप 1 क्या है, वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हेडिंग है, अगर इसको आप खाली ये भी लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखें, बिफोर टैक्स भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। मगर जब बिफोर टैक्स बोल रहा हूं तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाता है, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप आइटम्स लॉसेस नहीं भी लिखते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन चीजें आपको मगर ध्यान रखनी है, पहली रिजर्व, दूसरी डिविडेंड, तीसरी टैक्स। रिजर्व में क्या करना है, ध्यान रखेंगे, करंट माइनस प्रीवियस। ठीक है, डिविडेंड में क्या करना है बताएं, रिजर्व में डिविडेंड माइनस, सॉरी, करंट माइनस प्रीवियस। डिविडेंड में क्या करेंगे, डिविडेंड में हम करंट ईयर का लेंगे। टैक्स क्या करेंगे, टैक्स भी हम करंट ईयर का लेंगे। जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा तो उसमें भी ध्यान रखेंगे करंट माइनस प्रीवियस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी यदि कोई घटाया गया है तो उसको भी वापस हम जोड़ देंगे, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो भी हम करंट ईयर का ही लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से देखेंगे सब। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमको इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे लेते हैं, करंट माइनस प्रीवियस। तो इसमें करंट कौन सा है, ये आपका 2017 करंट, ये 2016 प्रीवियस है। तो हम क्या करेंगे, 4,50,000 माइनस 2,50,000 कितना हो गया, 2 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया 2 लाख रुपए। फिर क्या करना है, रिजर्व। रिजर्व भी क्या करते हैं, करंट माइनस प्रीवियस। तो रिजर्व दिखाई दे रहा है आपको, ये रिजर्व है। ये भी क्या करेंगे, करंट माइनस प्रीवियस, मतलब 60,000 माइनस 50,000 कितना हो गया, 10,000। अब आप मेरे को बताओ कि डिविडेंड का क्या करेंगे, डिविडेंड में भी मैं लिख दूं करंट माइनस प्रीवियस। अब आप बोलोगे नहीं सर, करंट माइनस प्रीवियस नहीं करते हैं डिविडेंड, डिविडेंड में तो क्या करते हैं,
करंट ईयर का लेते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड हमारा कितना है 1,80,000। ये सारी चीजों को हमें ऐड करना है 1,80,000। तो हमारा रिजर्व भी हो गया, डिविडेंड भी हो गया। अब क्या करना है, अब टैक्स। टैक्स देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स ले लूं क्या इधर भी मैं, करंट माइनस प्रीवियस। अब आप बोलोगे नहीं सर, करंट माइनस प्रीवियस नहीं, यहाँ पे तो हम लेंगे क्या, करंट। तो इधर भी ले लिया हमने करंट। तो ये आपका टोटल, यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस तो है नहीं, तो 2,10,000, 3,90,000 और 3,90,000, और ये हो जाएगा 4,08,000। देखिए सही है कि गलत है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 380, 398 एंड 4,08,000। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और रह गई है। क्या रह गई है, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। ये डिविडेंड तो आपको दिखाई दे रहा है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इसमें एक और डिविडेंड है जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो डिविडेंड है यहाँ पे। ये आपका 10% प्रेफरेंस शेयर। 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि इन शेयर्स पे डिविडेंड ये 10% के हिसाब से दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले इनको देना पड़ता है। तो जब हम बात कर रहे हैं ये 10%, तो 10% किसका, क्यों किसी का भी ले लो, यहाँ भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाता है, 50,000। तो यहाँ पे डिविडेंड, एक और डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, कितना है 50,000, ये 50,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट नहीं, बिफोर आ जाएगा 4,58,000। ठीक है, समझ में आया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया है, जनरल रिजर्व दिया है और इंटरिम डिविडेंड दिया है। चलो हमको क्या क्या करना है, ध्यान रखना, हमको इस साल के प्रॉफिट में 3 चीजें जोड़नी है, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स। ठीक है, तो आपको यही चीजों पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पे कोई हमको मतलब नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आपको सीधा सीधा डिविडेंड उन्होंने बता दिया है कि डिविडेंड आपका इतना है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर अगर इतना है, तो फिर हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 लाख का हमें कोई मतलब नहीं है। अब आइए 10% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा। हमारे पास पिछले साल प्रेफरेंस शेयर थे 4 लाख रुपए के, इस साल बढ़ के हो गए हैं 5 लाख रुपए के। अब बात यहाँ पे जो आती है वो ये है कि ये 10% हमको डिविडेंड देना है, तो वो हम 4 लाख पे देंगे कि 5 लाख पे देंगे। पिछले साल तो 4 लाख के थे, इस साल बढ़ के 5 लाख हो गए, तो किस पे कैलकुलेशन करना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द क्वेश्चन, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अनलेस otherwise mentioned in the question, we assume that the shares or debentures are issued or redeemed
एट द एंड ऑफ ईयर। अब समझना आप, हाँ, ये हमारे पास पिछले साल 4 लाख रुपए के थे, तो आपने 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर और इशू किए हैं। तो बात आती है कि कब किए हैं, तो आपने एंड ऑफ ईयर में किए हैं। ये आपका जो दिया हुआ है ना, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 1 अप्रैल का बैलेंस है, ये 31 मार्च का बैलेंस है, 31 मार्च 2017 को। तो हमने ये शेयर्स कब इशू किए हैं, हमने एट द एंड ऑफ ईयर इशू किए हैं। एट द एंड मतलब 31 मार्च को इशू किए हैं। तो हमने अभी अभी इशू किए हैं, हमने आज ही इशू किए हैं। हम अगर 31 मार्च को बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं या 1 अप्रैल अगले साल पे हम बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमने अभी अभी तो शेयर इशू किए हैं। तो जो शेयर हमने अभी अभी इशू किए हैं, क्या उस पर भी डिविडेंड देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। डिविडेंड किस पे देना पड़ेगा? इसी पे देना पड़ेगा। जिन शेयर होल्डर्स के पास पूरे साल शेयर थे उन्हीं को तो देंगे। जिन्होंने आज ही आज हमसे शेयर लिए हैं उनको हम डिविडेंड देंगे क्या? नहीं देंगे। ठीक है, तो डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, साइलेंट है, तो आप क्या करेंगे? ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज हो गई। दूसरा, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे भी अब आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। पिछले साल हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 1,50,000 का नेगेटिव बैलेंस था। ब्रैकेट में दिया हुआ मतलब क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लॉस में थे। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल लॉस दिखा रहा था 1,50,000 का। इस साल हमारे पास प्रॉफिट दिखा रहा है 2,50,000 का। मतलब समझ रहे हैं, 1,50,000 के लॉस से 2,50,000 के प्रॉफिट पे आ गए, तो हमने कितना पैसा कमाया होगा? हमने सबसे पहले इतना पैसा कमाया कि लॉस खत्म हो जाए। तो 1,50,000 अगर हमने कमा लिया, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे। और फिर हमने 2.5 लाख रुपए और कमाया, तो कुल मिला के हमने 4 लाख रुपए कमाया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने क्या लिखा है? करंट माइनस प्रीवियस। तो करंट आपका क्या है? करंट है आपका 2,50,000 माइनस क्या है? प्रीवियस। तो माइनस 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 हो जाएगा कितना? 1,50,000। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दैट वुड बिकम 4 lakhs। आई बात समझ में? 1,50,000 के लॉस से 2,50,000 के प्रॉफिट तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है हमने 4 लाख रुपए कमाए हैं। उसके बाद आइए डिविडेंड पे। डिविडेंड कौन सा लेंगे? करेंट ईयर डिफरेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, इस साल हमने बोला है इतना डिविडेंड हम आपको देंगे, तो इसी से तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। तो डिविडेंड, चलो पहले रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व कितना है? रिजर्व हमारे पास 50,000 का था, बढ़ के हो गया 60,000। मतलब रिजर्व हमने करंट माइनस प्रीवियस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, डिविडेंड कितना मैंने बोला? डिविडेंड 1,80,000। उसके बाद आइए टैक्स। टैक्स हम कौन सा लेंगे? टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या आया? डिविडेंड अभी और है। इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या होता है? इंटरम डिविडेंड इंटरम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि आपको साल के दौरान देना पड़ता है। जो आप साल के दौरान यदि दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरम डिविडेंड। ठीक है, फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड विच इज पेड एट द एंड ऑफ ईयर। तो इंटरम डिविडेंड भी आपका डिविडेंड ही है, जो कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितना? 15,000। ठीक है, तो बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो आप टोटल कीजिए कितना होता है? 4,10,000, 4 लाख, ये 5,90,000 और 6,05,000। ठीक है, देख लीजिए कितना आता है। 5,90,000, 6,05,000। पिछले वाले में हमने शायद टोटल मिस्टेक किया था क्या? नहीं, पिछले में क्वेश्चन ये लगता।
ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया आपने? परफेक्ट है। तो ये फिलहाल क्वेश्चन, ये तो क्लास वर्क हो गया। होमवर्क के क्वेश्चन भी आप खुद से करें, उसके बाद फिर अपन आगे देखेंगे।